हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 6 और क्लास 7 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास 8 में आपका जो है टोटल 18 चैप्टर है। इस वीडियो में हम इसके 8 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस में आपका जो है साइंस के प्रश्न बनते हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 का पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहला प्रश्न है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। वैसे तो 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन समान रूप से 2 भागों में, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। ये आपका गलत है। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में नहीं, ये आपका वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में। दूसरा आपका, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। ये आपका करेक्ट है। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर महीने में या इसकी बुआई होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। व्याख्या भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे। कथन पहला गलत है, क्योंकि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, ना कि ग्रीष्म ऋतु में। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसमें आपका धान आता है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें इसमें आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपका बाजरा भी आता है, रागी भी इसी में आता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में सोयाबीन, मूंगफली और मक्का पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसल आती है, आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। अलसी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जो है रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे खरीफ की फसल, इसे जायद की फसल कहते हैं। जो आपका ये सब्जियां होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, जायद की फसल कहा जाता है। ठीक है, जायद फसल। नेक्स्ट आपका, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक खाद के बारे में पूछ रहा है। पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, करेक्ट है। दूसरा है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध्र हो जाती है, यह भी आपका करेक्ट है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका करेक्ट है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। जहां एक तरफ जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध्र होती है तथा मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये जल प्रदूषण के भी स्रोत बनते हैं। रसायनों का उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के रूप में भी किया जाता है। तो 2,4-D खरपतवारनाशी का एक उदाहरण है। ये आपका क्या है, खरपतवारनाशी है। इन सभी में रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा में रसायनों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है, कॉड लीवर तेल में। कह कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है, तो ये आपका मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉड लीवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है। इसमें विटामिन ए एवं डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें अन्य कई पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं। अच्छा बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम उसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा था, तो विटामिन डी का इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए की बात करें तो इसका क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये प्रश्न आ चुका है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के
बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह आपका पीआरटी में ऐसे ही प्रश्न बन चुका है। इससे रिलेटेड पहला आपका छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। करेक्ट है। ये आपका किसके बारे में पूछा है? सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में पूछा है। सही है, ये आपका सही है। जो छिड़काव तंत्र होता है इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ये आपका सही है। इसे असत्य कथन पूछा नहीं, गलत पूछा, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही है। दूसरा आपका छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये भी आपका सही है। तीसरा आपका ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधे की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचों में पानी देने की सर्वोत्तम तरीका नहीं है। यह आपका गलत है। यह सर्वोत्तम तरीका है, इसमें नहीं दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। यह आपका करेक्ट है। यह आपका क्या है? ड्रिप इरिगेशन के क्या है लाभ हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषताएं हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा? सही है, सही है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ये आपका सही है। दूसरा है खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पण एवं बीज बनने के बाद होता है। ये आपका गलत है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका सही नहीं है, पहला आपका क्या है? करेक्ट है। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने के पहले होता है, जिसकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते हैं। अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाएगा तो कुछ बीज मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए पहले किया जाता है। दूसरा चैप्टर आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा आपका चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। करेक्ट है आपका। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस जो है किसकी वजह से होते हैं? ये आपका वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होते हैं। दूसरा है टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, पूछा बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टाइफाइड है तो ये तो होता है जीवाणु से, लेकिन जो ये खसरा होता है ये किससे होता है? ये आपका विषाणु से होता है, यानी ये वायरस से होता है, इसलिए आपका कथन गलत हो जाएगा। तीसरा आपका अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ये आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका पूछा क्या है? इसमें आपका सही पूछा है। कौन सा सही है? तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो है खसरा जो है किससे होता है? तो ये आपका जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु के द्वारा होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। खसरा जो है किसके द्वारा होता है? तो ये आपका वायरस के द्वारा होता है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी भी आपका विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह का रोग भी विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा होता है। कुछ आपके रोग दिए हैं और किसके द्वारा होता है ये भी आपका दिया है। खसरा ये आपका वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा, पोलियो भी आपका वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस से ये भी वायरस के द्वारा, ये आपका क्या होता है? वायरस के द्वारा होता है। एक आपका वायरस के द्वारा, और हम बात करें अगर हम, तो एड्स भी किसके द्वारा होता है? तो एड्स भी आपका वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। रेबीज भी किसके द्वारा होता है? रेबीज भी आपके जो है वायरस के द्वारा होता है। छोटी माता, पोलियो, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब भी आपका वायरस की वजह से होता है। और आगे है आपका क्षय रोग। क्षय रोग ये किसके वजह से होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है। हैजा भी आपका जीवाणु से, टाइफाइड भी आपका जीवाणु से होता है। प्लेग ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम पूछा था, प्लेग भी किसकी वजह से होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है। एक है काली खांसी। काली खांसी भी आपका किसकी वजह से होता है? तो ये भी आपका जो है जीवाणु की वजह से होता है। एक आपका कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी किसकी वजह से होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। निमोनिया ये भी आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। मलेरिया और मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से सही है। अतिसार प्रोटोजोआ,
ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपका शैवाल, पहला कह रहा है शैवाल स्पाइरोगाइरा, शैवाल स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास, कवक आपका है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। कह रहा है उपयुक्त सूक्ष्म जीवों में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही सुमेलित है, यानी आपका ये क्या है, ये आपका शैवाल है और ये आपका क्या है, कवक है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका शैवाल है, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोटोजोआ नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका शैवाल है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, शैवाल है। ठीक है, उपरोक्त सूक्ष्म जीवों में स्पाइरोगाइडा और क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है। प्रोटोजोआ के सामान्यतः उदाहरण कौन सा, आपका अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटोजोआ क्या होता है आपका, ये अमीबा और पैरामीशियम। बाकी राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलिस कवक की, ये क्या है, ये आपका कवक के उदाहरण है। उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये आगे बढ़ते हैं हम। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, तो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया होते हैं ये। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, आपका नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु आपका पनीर यानी चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर यानी ईस्ट तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें आपका ब्रेड बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाया जाता है, केक बनाया जाता है। ये सब जो है किससे, खमीर से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला आपका आविष्कार दिया है और आविष्कारकर्ता दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें अगर हम पेंसिलिन की, इसकी खोज किसने किया था, सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक का टीका दिया आपका एडवर्ड जेनर। बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने, रॉबर्ट कोच ने। और किडवन की खोज किसने किया था, आपका लुई पास्चर ने। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। रोग दिया है और रोग वाहक दिया है। हैजा, हैजा का वाहक क्या है, घरेलू मक्खी, आपका ये करेक्ट है, घरेलू मक्खी आपका हैजा वाहक। और मलेरिया की बात करें तो मादा एडीज मच्छर नहीं, मलेरिया का होगा आपका मादा एनाफ्लीज और डेंगू का क्या होगा आपका मादा एडीज। ठीक है, ये आपका इसमें करा कौन सुमेलित है, तो आपका पहला ही सुमेलित है, बाकी आपका दूसरा और तीसरा आपका क्या गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पादप रोग दिए हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया है, किसकी वजह से होता है। नींबू कैकर, ये आपका जीवाणु से होता है, करेक्ट है, बैक्टीरिया से। गेहूं की रस्ट, ये तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो ये आपका ये कवक से होता है। और भिंडी की पीत, ये रोग है, तो ये आपका किसकी वजह से होता है, तो ये आपका वायरस की वजह से होता है, यानी विषाणु की वजह से होता है। तो आपका तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है, ये आपका करेक्ट है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परीक्षण में किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। ये जो आपका सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, ये आपका जो पैकेट फूड होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, दोनों कथन आपका सही है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचने के लिए खाद्य परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ये क्या है, समान परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग होता है। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरका का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। उदाहरण, नमक, खाद्य तेल व सिरका का प्रयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए तथा चीनी का उपयोग जैम, जेली एवं स्क्वैश आदि परिरक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग में किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ये आपका करेक्ट है। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। मिनट के लिए नहीं, सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। 15 से 30 मिनट नहीं, 15 से 30 सेकंड होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पाश्चुरीकृत करने के लिए देखिए, दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसकी खोज किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ है। अगला है, नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा है। पहला है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। ये आपका सही है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था इसके बारे में। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा आपका, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। ये आपके करेक्ट है। चौथा आपका, कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। ये आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इसलिए आपका कथन आपका डी गलत है। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे प्रश्न बना आपकी बार। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास दिया है, पेट दिया है और प्लास्टिक दिया है। कह रहा है उपयुक्त में कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो आपका कपास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पेट और प्लास्टिक अब क्या है, ये मानव निर्मित है। बहुलक छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है। ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों ही प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में मूल रूप से, और संश्लेषित मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ऊन, रेशम तथा चमड़ा भी क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। पेट एक क्या है, संश्लेषित बहुलक है जो पॉलिस्टर का सुपरिचित उदाहरण है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका पेट का प्रयोग। अगला आपका संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन का प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, अतः यह क्या है, पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपकी बार प्रश्न बना था कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सुनहरा रेशा तो पटसन को कहा जाता है। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये प्रश्न आपका जो है जीके जीएस में बन चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर से बना है। देखिए अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करना है। ठीक है, पहला आपका दिया है रेयॉन, तो रेयॉन का जो है आपका ये हो जाएगा, रेयॉन क्या है? या कृत्रिम रेशा कहलाता है। रेयॉन क्या है? आपका कृत्रिम रेशा है। नायलॉन की बात करें तो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण जो है कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरिलिन, टेरिलिन जो है आपका हो जाएगा यह क्या है? एक पॉलिस्टर है। और एक्रेलिक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में किया जाता है। किसका? एक्रेलिक का प्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन तथा एक्रेलिक सभी क्या है? संश्लेषित रेशे हैं, यानी ये मानव द्वारा निर्मित है। रेयॉन कृत्रिम रेशा कहलाता है। इसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम से सस्ता होता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। क्या? नायलॉन। प्रबलता के मामले में नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। टेरिलिन, टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर रेशों से निर्मित कपड़े पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। टेरिलिन। अगला है एक्रेलिक। एक्रेलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल तथा कंबल बनाने में किया जाता है। इनसे बनी वस्तुएं कीमत में सस्ती होती हैं तथा इनका रखरखाव भी आसान होता है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है जो उपयोग में आते हैं डेली के, ऐसे प्रश्न जो है विज्ञान से पूछे जाते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये आपका ऑप्शन ए, मेलामाइन का की परत चढ़ी होती है उन कपड़ों पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की एक परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट की बात करें, ऑप्शन जो दिया है, बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में के काम आता है, क्योंकि ये क्या होता है? कुचालक होता है। अगला पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना, ये क्या है? देखिए पॉली प्लस एस्टर, एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। और एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ठीक है, आपने देखा होगा नॉन स्टिक जो होता है कढ़ाई वगैरह, उस पर इसी का प्रयोग होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आपका पदार्थ, धातु और अधातु। देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? सभी को पता होगा, पारा यानी मरकरी। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी। मरकरी यानी पारा केवल ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये भी पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका कई सारे एग्जाम में। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पर जो परत होती है ग्रीन कलर की, तो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह परत कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ये दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? देखिए आप लोग सोडियम मत लगा दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें अधातु पूछा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सोडियम क्या है? ये धातु है, धातु है, और ये क्या है? अधातु पूछा है। तो
कौन सा अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो फास्फोरस होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोडियम बिल्कुल भी मत लगाइएगा, सोडियम धातु है। फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन तीनों क्या है? अधातुएं हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। यह वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को किसमें? जल में। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, अभी हमने पढ़ा था पारा धातु है, वो क्या, वो जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। और ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला है सोडियम क्या है? एक धातु है जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, सोडियम को। सोडियम क्या है? एक धातु है। नेक्स्ट आपका, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखिए, सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगते हैं, परंतु उसकी जो ऊपरी परत होती है उसके हटने के कारण उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आपका कोयला और पेट्रोलियम। इससे पहला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहां प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में इसको जो है ड्रिल किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये आपका जीके जीएस में पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, अगला, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थिलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? नेप्थिलीन तो ये आपका कोल तार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर से आपकी बात देखेंगे आप पीआरटी उठा के तो कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेप्थिलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। कोक, कोल तार और कोल गैस कोयले से प्राप्त क्या है? उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है इसमें? तो आपका कोयला भी है, आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। ये सब क्या है? आपका जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा डीजल प्राप्त होता है उससे। तो और क्या प्राप्त होता है? आपका स्नेहक तेल। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, सभी प्राप्त होते हैं। मिट्टी का तेल भी प्राप्त होता है, आपका पैराफिन मोम भी, यानी ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है। इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन भी पेट्रोलियम के क्या है? परिष्करण से प्राप्त होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दहन और ज्वाला। इससे भी आपका जो है एक प्रश्न अब की बार पूछा गया है, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए, क्लास 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। सभी को पता होगा कि अगर जलाने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ ईंधन आग पकड़ लेता है। यह भी आपका करेक्ट है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में
कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। अभी हमने पढ़ा, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की उपस्थिति में जल उठता है। अगला प्रश्न है, निरापाद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माचिस के निर्माण पूछ रहा है। इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 लगा होता है। यह आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा आपका, इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। यह आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कथन आपका पहला सही है। निरापाद माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। इस पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफेद फास्फोरस का भी उपयोग होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, आपको पूछा गया है कि माचिस में किसका प्रयोग होता है, माचिस की तीली में, तो फास्फोरस का प्रयोग ये ऑप्शन में था। तो ये आप भी जो है फास्फोरस सही माना गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। परंतु हानिकारक प्रभाव के कारण निरापाद माचिसों में इसका उपयोग जो है अब बंद हो गया है। जो अब माचिस आ रहे निरापाद माचिस, उसमें जो है सफेद फास्फोरस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। निरापाद माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है जो कम खतरनाक होता है। ऑप्शन में क्या था, ये आपका सफेद फास्फोरस था, लेकिन क्या कौन सा फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अब माचिस की तीली की खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, परंतु माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अपक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, आग बुझाने वाले का कार्य वायु ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये आपका करेक्ट है, इसलिए पानी डालने पर क्या होता है, आग बुझ जाता है। दूसरा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर यह आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। करेक्ट है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरीका और भी और यहां देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है, अतः छोड़े जाने पर यह बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझ जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। देखते हैं, मोमबत्ती के बारे में पूछ रहा है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारे प्रश्न। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। देखिए कौन कौन से, ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, गर्म होता है। ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, गलत है। अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये बहुत जहरीली होती है। दूसरा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्मा यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, करेक्ट है आपका।
तीसरा है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, ये भी आपका सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है। देखिए, अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो क्या छोड़ते हैं? नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड, और डीजल ये आपका क्या छोड़ते हैं? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा ही क्या करती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, और अम्ल वर्षा फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। अगला, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है। असत्य यानी गलत कथन पूछा है आदर्श ईंधन के बारे में। पहला कह रहा है यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है, करेक्ट है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तभी तो आदर्श गैस है, करेक्ट है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, ये भी आपका करेक्ट है। इसका ऊष्मीयमान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर आपका पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। देखते हैं इससे पहला प्रश्न, वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वनों की कटाई से करा है, कौन से प्रभाव सही नहीं है इसमें? पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, ये आपका करेक्ट है। भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। मृदा के गुण अप्रभावित होते हैं। मृदा की जल धारण क्षमता घटती है। तो इसमें करा कौन से आपका जो है क्या पूछा है? गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, ये आपका गलत है, प्रभावित होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जाति और प्राणी जाति कहलाते हैं। कह रहा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जाति और प्राणी जात कहलाते हैं, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, विशेष क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं? वनस्पति जाति, और जो जीव जंतु होते हैं उसे क्या कहता है? प्राणी जात कहा जाता है। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति कहते हैं, ये आपका करेक्ट है। पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है विशिष्ट रूप से, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, पहला कह रहा अभ्यारण्य। देखिए, अभ्यारण्य क्या दिया है? वह क्षेत्र जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अभ्यारण्य के बारे में दिया है, तो ये आपका सही है। अभ्यारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, वो क्या होता है? अभ्यारण्य होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान। जैवमंडल क्या होता है? बायोस्फीयर। वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तीनों परिभाषा जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां हम समझ लेते हैं थोड़ा। अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। अतः जंतु उनके आवास किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ स्थानिक
लोगों और कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। यही विशेषता इसी राष्ट्रीय उद्यानों से अलग करती है। इसमें क्या होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप और की थोड़ी बहुत इसमें क्या होती है, अनुमति होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन्य जो ये उद्यान है, नेशनल पार्क, वन्य जीव के विकास के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बफर जोन तथा कोर जोन में किसी भी तरह के मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरह से निषिद्ध होते हैं। जो आपका राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसमें मानवीय क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। यहाँ वन्य जीव स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये जरूर ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपका वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों तथा उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य आ सकते हैं। ठीक है, ये जो जैव मंडल क्षेत्र होता है, इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकता है, अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। ऐसे आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये उस क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। भरतपुर अभ्यारण्य नाम सुना होगा, राजस्थान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बृहद निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इत्यादि संरक्षित क्षेत्रों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे संरक्षण के प्रयासों के अंतर्गत ही भारत वन संरक्षण अधिनियम तथा प्रोजेक्ट टाइगर भी अस्तित्व में आया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो ये आपका 1773 में आया था। ओ सॉरी 1973 में आया था, 1700 कहाँ आएगा, 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, एक है प्रोजेक्ट हाथी, वो 1992 में आया था। नेक्स्ट आपका पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचमढ़ी के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला आपका, इसके अंतर्गत पेच नामक एक टाइगर उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा आपका, छोटा कर देना थोड़ा, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी हैं। और तीसरा आपका, इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों की प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ये आपका पूछ रहा है पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा कथन करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो, यानी 2 और 3, यानी जो बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के क्या है, स्थानिक प्राणी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका पंचमढ़ी। इन क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपका करेक्ट है। देखिए, पहला गलत है, क्योंकि पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो आपका पंचमढ़ी जैव मंडल है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपका सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। यहाँ सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन मिलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। बिसन की बात करें, बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी, ये आपको कहाँ पाया जाता है, पंचमढ़ी में। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फन, अर्जुन इत्यादि यहाँ के क्या है, वनस्पति जाति तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि यहाँ के क्या है, प्राणी जात है। वनस्पति बात मतलब जो पेड़ पौधे, प्राणी जात मतलब ये आपका ये जंतु। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान से चट्टानों में आवास और उन पर शैल चित्रकला के रूप मानव गतिविधियों के प्रागैतिक साक्ष्य मिलते हैं। ये पंचमढ़ी है कहाँ, तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका, रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक के बारे में पूछा है, इसमें करा कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका 3 करेक्ट है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियां होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र का हिस्सा है,
पारितंत्र का हिस्सा कौन सा है? तो आपका सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, ये सब क्या है? आपका पारितंत्र के हिस्सा है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर आपका कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। करेक्ट है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। यह भी आपका सही है। सभी छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज जो है 1665 में जो है किसने किया था? सर्वप्रथम 1665 में कॉर्क की विशिष्ट कोशिकाओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कणिकाएं करा है एक कोशिक संरचना के उदाहरण है। एक कोशिक, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी जो है क्या है? आपका एक कोशिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। एकल कोशिका से बनी संरचना एक कोश की संरचना कहलाती है। जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सब क्या है? एकल संरचना के उदाहरण है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो क्या होते हैं? बहुकोशिकी कहलाते हैं। और जो एक से बना था वो आपका एक कोश की। एक कोश की जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन इत्यादि करती हैं, जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। अगला है कोशिका के मूल घटक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। कोशिका के मूल घटक क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। करेक्ट है आपका। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जलीय पदार्थ है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला जलीय पदार्थ है। करेक्ट है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। यह भी आपका सही है। ठीक है, आपका तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोककर जो है आप लोग व्याख्या को पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। यह आपका करेक्ट है। विषाणु और नीले हरित सवाल इसके उदाहरण है। यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत जिसमें सुसंगठित केंद्रक होता है वह क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरित सवाल इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है कौन से? नीले हरित सवाल। विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ना ही यूकैरियोटिक, अतः दूसरा गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। प्याज तथा मानव की कोशिकाएं इसके उदाहरण है। हम मानव की कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक कोशिका है। नेक्स्ट आपका पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से विभिन्नता रखती हैं। इस विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला कह रहा है आपका, जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण है। गलत है। दूसरा आपका प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। आपका सही है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तियां होती है। करेक्ट है। दूसरा तीसरा सही है। आपका पहला गलत हो जाएगा। देखिए, पहला गलत है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य आवरण के रूप में उपस्थित होता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। यह पादप कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिए, जीवाणु कोशिका में भी आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बाकी आपका दोनों करेक्ट है।
अगला है, संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है? संदेश हस्तांतरण का कार्य कौन सी करती है? तो ऑप्शन बी, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कार्य और आकृति में भिन्न होती हैं, हो सकती हैं। संदेश प्राप्त कर उसके हस्तांतरण का कार्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं आकृति में लंबी और संखावित होती हैं। इसी प्रकार रक्त कोशिकाएं गोलाकार एवं पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी होती हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।